तारीख 23 मई साल 2008। वक्त सुबह के 5 बजे। मेरठ के गुदड़ी बाजार इलाके के घर से खून बहता हुआ लोगों को दिखाई देता है। अब ये मंजर देखने के बाद लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन वो घर तक जाने की कोशिश नहीं करते। उन बाहर खड़े शख्स में से कोई भी ये हिम्मत नहीं जुटाता कि एक बार जाकर घर पर देख लें कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन नाली के अंदर लगातार खून बह रहा था, पूरा पानी लाल हो चुका था और इसके बाद जो वहाँ आसपास लोग मौजूद थे वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस को इस बारे में बता दिया जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद उस घर के पास गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है, एक से एक महंगी महंगी गाड़ियाँ। और तो और उस काफिले में वीआईपी यानी कि लाल बत्ती की गाड़ी भी मौजूद थी। कुछ देर बीतती है, उस घर के अंदर से कुछ नौजवान लड़के निकलते हैं जिन्होंने अपने हाथों में 3 लाशों को थाम रखा होता है। वो उन लाशों को घसीट कर लाते हैं, गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और फिर उन्हीं लाशों को ले जाकर सीधे हिंडन नदी में जाकर बहा देते हैं। अब आज से 16 साल पहले हुए इस हत्याकांड ने ना सिर्फ मेरठ को बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी हिलाकर रख दिया था। जिस किसी ने भी इस हत्याकांड के बारे में जाना सुना वो सहम गया। लोगों ने अपने परिवार वालों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया, रात को बाहर जाने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि अपनी बच्चियों को भी घर से बाहर जाने पर कई लोगों ने रोका और टोका। सबके मन में ये डर समा गया कि कहीं इनकी भी इसी तरीके से हत्या न कर दी जाए। आखिर क्या था यह हत्याकांड और कौन है शीबा कुरैशी, इजलाल कुरैशी, जिन्होंने पुनीत गिरी, सुनील ढाका और सुधीर उज्ज्वल नाम के इन 3 लड़कों की ना सिर्फ हत्या की बल्कि इतनी बेरहमी से हत्या की जो पूरी रात भर चलता रहा। पहले उन्हें पाइप से मारा गया, तलवार से उन्हें काटा गया, उनकी आंखें फोड़ी गई और जब इतने में भी मन नहीं भरा तो उन्हें गोलियों से छलनी किया गया और इसके बाद घसीटते हुए उन लाशों को बाहर निकाला गया और डिग्गी में डाला गया और फिर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। क्या था यह हत्याकांड? क्यों जो इजलाल कुरैशी है उसे हत्या करनी पड़ी? और आखिर ये तीनों लड़के कौन थे? शीबा से इनका क्या कनेक्शन था? कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं जिनका मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज से 16 साल पहले जब यह हत्याकांड हुआ था उसकी बहुत लंबी सुनवाई हुई। कई दिनों तक केस जो है वो चलता रहा, लोग बदलते रहे, पुलिस वाले बदलते रहे, साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनमें से 2 की तो मौत भी हो गई। लेकिन अब जाकर यानी 16 साल बाद अदालत ने उन सारे हत्यारोपियों को जिन्होंने हत्या की थी, यहाँ तक कि उस लड़की को भी सज़ा सुनाई है। क्या सज़ा सुनाई है, कैसे सुनवाई हुई और कौन था वो लड़का जो इस पूरे केस में छूट गया है, और तो और कब क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके इस पूरे केस की डिटेल बताऊंगी। किस तरीके से जो इजलाल कुरैशी है उसने 3 मासूम लड़कों की जान ले ली। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको चलना होगा साल 2008 में। साल 2008 में मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी मेरठ में रहा करता था। बड़ा दबदबा था इसका। ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी इसके पास, कोल्ड स्टोर का काम करता था, मीट का कारोबार इसका अच्छा चल ही रहा था और बहुत धनवान था। अच्छे खासे इसके पास पैसे थे, प्रॉपर्टी थी। और साथ ही साथ जो इजलाल के ताऊ के बेटे थे हाजी शाहिद अखलाक, ये उस वक्त मेरठ के लोकसभा सीट से सांसद भी थे और इसी का दबदबा दिखाता था इजलाल। अब इधर इजलाल की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उसके दोस्त थे, उसका जो कारोबार है वो अच्छा फल फूल रहा था, कोल्ड स्टोरेज का काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसे में इजलाल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है शीबा कुरैशी। इस वक्त जो आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब इसे कोर्ट में बुलाया गया था, जब कोर्ट में इसकी पेशी थी और ये मुँह छुपा कर आई थी। तो इस कहानी के आधार पर जो मैं आपको बता रही हूँ कब क्या हुआ, उसके आधार पर जब इजलाल की नज़र शीबा पर पड़ती है तो वो मन ही मन शीबा को चाहने लगता है। अब शीबा कौन थी? तो दरअसल मेरठ के कैंट इलाके में रहने वाली एक मध्यम परिवार में रहने वाली शीबा थी। ठीक ठाक इसने पढ़ाई कर रखी थी। परिवार ने सेना के एक अफसर से इसकी शादी की थी। लेकिन शीबा का जैसा बिहेवियर था, जैसा इसका नेचर था, या यूँ कहें कि जैसे ये रहने वाली है, जैसी इसकी हरकतें थी, उस वजह से इसकी शादी सेना के अधिकारी के साथ टिक नहीं पाई और ये उसे छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। अब वापस आने के बाद जो शीबा है उसे लग्जरी लाइफ जीने का शौक था। वो चाहती थी कि उसका पति करोड़पति हो, अमीर हो, वो पैसे वाले लड़कों से शादी करना चाहती थी। लेकिन
उसकी शादी हो जाती है सेना के अफसर से, उसको इतना नहीं मिलता, इसलिए ये अपने घर पर वापस आती है। वापस आने के बाद ये भी इजलाल को देखती है। अब इजलाल तो मन ही मन शीबा को पसंद करने ही लगा था, लेकिन जो शीबा कुरैशी है वो इजलाल से भी उसका मन नहीं भरता। वो फिर भी कॉलेज के 3 स्टूडेंट थे जिनका नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं फिर से बताती हूँ, सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर। इनसे भी शीबा बात किया करती थी। जब वो अपने पति को छोड़कर आती है तो इजलाल से जब इससे कभी मीट खरीदना होता, कोई काम होता, तो उसके शॉप पर जाती है और धीरे धीरे इजलाल से इसकी बातचीत शुरू हो गई। लेकिन इधर इजलाल शीबा को पसंद करने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुधीर था, जिन 3 लड़कों में से एक जो सुधीर था, वो भी शीबा को पसंद करने लगा। लेकिन शीबा किसी को भी हाँ नहीं बोल रही थी, ना ही वो सुधीर के साथ थी और ना ही वो इजलाल के साथ। इजलाल के साथ जो शीबा है वो अपनी दोस्ती को इसलिए बढ़ा रही थी क्योंकि उसे महंगे गिफ्ट्स मिल जाते थे, गाड़ियों में घूमने को मिल जाता था, कहीं बाहर जाने को मिल जाता था और इजलाल उसे पैसों से जितनी सुविधाएं दे सकता था वो देता था, और यही तो शीबा चाहती थी। अब लग्जरी लाइफ की शौकीन जो शीबा थी उसकी सारी चीज़ें पूरी हो रही थी, लेकिन इधर इजलाल को अचानक पता लगता है कि जो शीबा है, जो ये लड़की है, ये सुधीर से भी बात करती है। तो उसे डर लगता है कहीं इसका अफेयर सुधीर के साथ तो नहीं हो गया। वो शीबा से कई बार पूछता भी है, लेकिन शीबा साफ तौर पर मना भी नहीं करती और इजलाल को कुछ बताती भी नहीं। अब ऐसे में जो इजलाल है उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो गया, वो कुछ समझ नहीं पाया और उसे लगा कि हो ना हो सुधीर जो है वो शीबा को उससे छीनना चाहता है, और इसीलिए उसने पूरी प्लानिंग रची, सुधीर के हत्या की। दरअसल जो सुधीर है वो इजलाल को पहले से जानता था, इन लोगों की दोस्ती थी। यहाँ तक कि जो पुनीत और सुनील ढाका हैं ये भी इजलाल को जानते थे, क्योंकि इजलाल उस एरिया का काफ़ी जाना माना चेहरा था, एक उसका दबदबा था, इसलिए लोगों से उसकी जान पहचान थी। अब जब जो इजलाल कुरैशी है वो मारने का प्लान बना लेता है, तो उसी के आधार पर 22 मई साल 2008 को ही वो अपने घर पर सुधीर को पार्टी के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मेरे घर पे छोटी मोटी दावत है, तुम आ जाना और साथ में पुनीत और सुनील भी आ जाएंगे। अब इसके बाद वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, खूब दारू पार्टी होती है। इजलाल जानबूझकर इन तीनों को बहुत ज़्यादा दारू पिलाता है। शराब पिलाने के बाद वो शीबा के बारे में बात करना शुरू करता है, सुधीर भी शीबा के बारे में बात करता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी हो जाता है और इसके बाद फ़ौरन जो इजलाल कुरैशी है वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। वो लोग पाइप लेकर, चाकू लेकर, तलवार लेकर उस घर में दस्तक देते हैं और इसके बाद जब जो तीनों लड़के हैं, सुनील ढाका है, पुनीत है और सुधीर है, जब ये लोग नशे की हालत में होते हैं तो इन पर पाइप से अटैक किया जाता है। इन्हें इतना मारा जाता है कि हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। इतने के बाद भी जब इन लोग का मन नहीं भरता तो ये लोग तलवार से उन्हें काटते हैं, फिर आंखें तक निकाल ली जाती हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं उनका कत्ल करने के बाद। और इस पर भी जो इजलाल कुरैशी जब उसका मन नहीं मानता, उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तब उसके बाद भी वो पिस्टल निकालता है और उन मरे हुए लोगों पर फिर से पिस्टल चलाता है, उन्हें फिर से छलनी करता है, ये पक्का करने के लिए कि हाँ ये मर गए हैं। सोचिए, वो 3 लड़के जिन्हें कुछ पता भी नहीं था, वो एक पार्टी करने के लिए आए थे, उन पर इस तरीके से अटैक किया जाता है। पहले पाइप से मारा जाता है, आंखें फोड़ी जाती हैं, तलवार से अटैक किया जाता है और फिर गोलियां तक बरसा दी जाती हैं। अब इसके बाद जब कत्ल कर दिया जाता है, रात भर जो पार्टी चल रही थी उसमें रात भर इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। लगातार वो लोग इस बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठते, वो बस उन्हें किसी भी तरीके से, जो इजलाल है वो ख़त्म करना चाहता था, वो चाहता था किसी भी तरीके से शीबा सिर्फ उसकी हो जाए, और इसीलिए वो इन तीनों लड़कों को मारता जाता है और रात भर जो लाश है उनके साथ बैठा भी रहता है, उन पर गोलियां चलाता है, कभी उन्हें तलवार से काट रहा होता है, जितनी दरिंदगी वो कर सकता था वो करता है। अब सुबह के बज जाते हैं 5 और उसी वक्त जो आसपास से लोग गुजर रहे थे वो देखते हैं कि उस घर से खून बह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि पुलिस को कॉल कर दिया जाए, क्योंकि जो इजलाल कुरैशी है उससे काफ़ी लोग डरते थे, क्योंकि उसका दबदबा था उस एरिया में। और इतना ही नहीं, जब कई देर तक पुलिस भी नहीं आती, लोग बताते तक नहीं हैं, तो इजलाल कुरैशी अपने कुछ लोगों को फ़ोन करता है और उसके बाद ही गाड़ियाँ, जो मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का काफ़िला आता है, वो गाड़ियों का काफ़िला आकर उस घर के बाहर रुकता है और गाड़ियों का काफ़िला रुकने के बाद उसमें एक लाल बत्ती की गाड़ी भी होती है और फिर ये लोग लाल बत्ती की गाड़ी और साथ में जो गाड़ी आई थी उसके ज़रिए उन लाशों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, बिना किसी से डरे। जो घर में मौजूद इजलाल कुरैशी के दोस्त थे और जो इजलाल कुरैशी था वो बिना किसी से डरे लोगों की आंखों में आंखें डालकर उन लाशों को बाहर लेकर आता है। उन तीनों लड़कों की लाशों को डिग्गी में भरा जाता है और इसके बाद वो सारी गाड़ियां निकल जाती हैं
उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। अब ये लोग हिंडन नदी के तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही हिंडन नदी से कुछ पहले ही इनकी जो कार थी उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी आगे नहीं जा पाती। इसीलिए अब इन्हें होश भी आता है, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो इन्हें लगता है कि पुलिस इन्हें पकड़ भी सकती है। इसीलिए ये उन लाशों को बाहर फेंक कर, नदी के किनारे ही फेंक कर चले जाते हैं और फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने खुल्लम खुल्ला इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस को बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है। पुलिस को पता लग जाता है हत्या किसने की है। पुलिस इन लोग को अरेस्ट भी करती है और इसके बाद अरेस्ट करने के बाद एक एक से पूछताछ भी की जाती है और मुकदमा भी चलता है। कब 2008 में ही पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 16 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, पेशी पर पेशी होती रही और उसके बाद 5 अगस्त 2024 को 4 बजे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया इन आरोपियों को लेकर। फैसला क्या सुनाया वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इस पूरे केस में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 14 लोगों पर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी, चार्जशीट में उनका नाम दिया गया था। अब उनमें से जो एक शख्स है वो नाबालिग निकलता है, जिसके बाद उसे जुवेनाइल बोर्ड के तहत छोड़ दिया जाता है। 2 जो आरोपी हैं उनकी मौत हो जाती है, इसलिए वो इस जो जिन्हें अब सज़ा सुनाई गई है उनमें से वो कम हो गए हैं। और जो एक आरोपी है उस पर कोर्ट अभी भी विचार कर रही है कि क्या उसका पूरी तरीके से हाथ था या नहीं। लेकिन जो 10 लोग हैं, जो 10 दोषी बनाए गए, उन्हें जो कोर्ट है उसने सज़ा सुनाई है, जिसमें शीबा कुरैशी भी है और साथ ही साथ इजलाल कुरैशी है और उनके दोस्त भी शामिल हैं। अब पुलिस ने 14 लोगों के लिए चार्जशीट दायर की थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक शख्स है, जो एक आरोपी था, उसकी मौत हो गई, माफ़ करिएगा 2 आरोपियों की मौत हो गई। एक जुवेनाइल था और एक जो है उस पर विचार चल रहा है। लेकिन जो 10 लोग हैं उनमें 33 लोगों से गवाही ली गई। जब पुलिस लंबा मुकदमा चलाती है, रोज़ पेशी होती है, तो कई लोग डरे होते हैं, लेकिन जब शीबा को भी अरेस्ट किया जाता है, इजलाल को भी अरेस्ट किया जाता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, उन्हें सच बोलना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरीके से हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये जो तीनों स्टूडेंट थे जिन्हें मारा गया था, सुनील ढाका, पुनीत और सुधीर, तीनों स्टूडेंट थे। तो छात्र संघ के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद ये जो पूरा केस है वो मीडिया में भी आया था और लोगों का डर खुला था। और इसके बाद लोगों ने गवाही दी थी और इस पूरे जो कोर्ट में गवाही ली गई, 33 लोगों ने गवाही दी, जिन्होंने बताया कि हाँ, हमने देखा कैसे ये लोग लाश को घसीट कर ले जा रहे थे, डिग्गी में डाला गया। ये सारी चीज़ें जो कोर्ट में बताई गई, उसके बाद जो कोर्ट है उसने सज़ा सुनाई। और साथ ही साथ शीबा को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। जब ये पूरा केस चल रहा था, जब इस पर स्टडी भी की जा रही थी, तो पता लग रहा था शीबा हो सकता है छूट भी जाए, उसका डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा। लेकिन शीबा को भी आरोपी बनाया गया, दोषी बनाया गया और उसे भी सज़ा सुनाई गई। शीबा को कहा गया है कि उसने उकसाया है इजलाल को। शीबा पर इस चीज़ का दोष माफ़ करिएगा, शीबा पर इस चीज़ का दोष है कि उसने इजलाल को उकसाया। वो चाहती तो इजलाल को सही से बता सकती थी उसे किसके साथ रहना है। वो दोनों लड़कों को यूज़ कर रही थी, वो सिर्फ उनका पैसा यूज़ कर रही थी। उसे इजलाल से पैसा मिल रहा था, गिफ्ट्स मिल रहे थे, इसलिए वो इजलाल कुरैशी के साथ थी और इसीलिए कोर्ट ने शीबा को भी इसमें दोषी करार दिया है। और दोषी करार देते हुए जो 10 लोग हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ 50-50 हज़ार का अर्थदंड भी दिया है। इसके अलावा जो कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, जब पेशियां हो रही थी, तो जो वकील पक्ष है उन्होंने क्या कहा, तो दरअसल जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत में कहा कि देखिए, ये जिस तरीके का अपराध है ये जघन्य श्रेणी में नहीं आता कि इस पर हम फांसी की सज़ा सुना दें। उनका कहना था कि देखिए, जो लड़के थे जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने लाशों के टुकड़े नहीं किए, इसीलिए इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो पनिशमेंट दी जाती है उसमें ना रखा जाए। मेरे जो क्लाइंट हैं उनको फांसी की सज़ा ना सुनाई जाए। लेकिन जो पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा, यानी कि जो सुनील ढाका, पुनीत और सुधीर की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि भले टुकड़े नहीं किए गए लाश को, लेकिन उससे वैसी ही कंडीशन की गई है, उन्हें बदतर मौत दी गई है। पहले उन्हें पाइप से काटा गया, तलवार से उन्हें काटा गया, आंखें फोड़ी गई, बंदूक से गोली मारी गई। ये भी तो जघन्य चीज़ों में आता है, ये भी तो एक तरीके से जघन्य अपराध है और इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतने 16 साल के इंतज़ार के बाद, अब इजलाल कुरैशी, शीबा कुरैशी और उनके साथियों ने जिस तरह से हत्या की सुनील ढाका, पुनीत और सुधीर की, उसके बाद जो कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, तब जो फैसला सुनाया वो बस
आजीवन कारावास का सुनाया, ना कि फांसी का। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद, पूरी मामले को समझने के बाद, गवाहों को सुनने के बाद, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो दोषी हैं, जो 10 लोग हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और 50-50 हज़ार रुपयों का अर्थदंड का जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, वो भी दी गई है।